हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज 16 ऑफ अगस्त वेडनेसडे 2023 को हम डिस्कस करने वाले हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड ऑल दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एज यू नो दैट हम जब भी इस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे, तो हमारी वीडियो में आपको यूपीएससी के साथ साथ बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होता है, जितने भी पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं, जितनी भी न्यूज़ ज़रूरी होती है, वो सारी न्यूज़ के बारे में बताया जाता है। ठीक है। और वो सारी न्यूज़ का करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शंस को डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। और आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, यहाँ जो सबसे पहला न्यूज़ था, बिकॉज इट्स द ईयू ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। तो इस पे आज बहुत सारी हेडलाइंस आएंगे, बहुत सारी न्यूज़ आएंगी। एज यू कैन सी ऑन योर न्यूज़ ऑन योर स्क्रीन्स दैट कि आज का जो हिंदू न्यूज़पेपर है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो उनमें अगर आप देखो तो देयर इज एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, जिसका हम पूरा बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे। प्लस देर इज मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, जो न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ द people there and a rehabilitation project, rehabilitation which the state high court has ordered, and the compensation of those people, प्लस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिनने एक सर्वे किया हुआ है अबाउट द बर्ड्स, विंडफॉल टैक्स क्या होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो अभी पास हुआ है, उससे क्या इश्यूज आ रहे हैं अब, and interstate water dispute tribunals and interstate water dispute mechanism in India starting from the pre-constitutional era till the constitutional era, और अभी करंटली हमारे पास क्या क्या मैकेनिज्म है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को लेके, वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। प्लस पीएम आवास योजना अर्बन, इसमें कल प्राइम मिनिस्टर ने क्या अनाउंसमेंट किया है, प्लस व्हाट इज साइंटिफिक एजुकेशन इन इंडिया, and what are the problems with the scientific education in India when it comes to STEM graduates। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूज एनालिसिस। तो द फर्स्ट न्यूज विच केम was about that PM has announced that we will come back with a report card in 2024, and this report card for 2024 elections will be shown to public। और उस टाइम पे दी प्राइम मिनिस्टर हैज हाईलाइटेड, कल के जो उनका स्पीच था फ्रॉम दी रेड फोर्ट, he highlighted that there will be end to corruption and dynasty politics and appeasement politics। तो आज एक एडिटोरियल एक दो आए हैं अबाउट डेमोक्रेसी। ठीक है। प्लस एडिटोरियल्स अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स आर आल्सो देयर। ठीक है। दैट हाउ राइट विंग एंड द कांग्रेस, हाउ द इमर्जेंस ऑफ राइट विंग एंड द फॉल ऑफ कांग्रेस हैपेंड। ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर if you are interested, you can read them. Plus, if your optional is political science, you can read those articles also. I will highlight those articles. The important news from the UPSC perspective is that on the Independence Day, Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, has asked that the education, है ना, the education subject should be transferred back to state list, which was transferred to concurrent list, as this should be now transferred back to state list। ठीक है। और क्यों ऐसा बोला है इनने, बिकॉज he asks about the abolition of the centralized examinations like NEET, and he says that education which was originally a state subject was moved to concurrent list, and now we demand it back in the state list। ठीक है। तो लेट्स गो थ्रू इट। ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया अगर आप देखो, है ना, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इफ वी सी, इफ वी हैव अ लुक एट इट, तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है,
फॉर एजुकेशन, वी नीड टू रिवाइज दीज। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights. What are the fundamental rights which we have? First is 21A, and 21A provides for a right to compulsory education. ठीक है. Then we have Article 28, which provides for freedom as attendance of religious instructions or religious worship in educational institutions. इसको याद रखना है. Plus, there is Article 30. Article 30 also provides for right of minorities to establish and administer educational institutions. ठीक है, तो ऐसे ही चीजें याद रखनी है. हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, और फंडामेंटल राइट्स के बाद व्हाट वी हैव डीपीएसपीज. और कौन कौन सा डीपीएसपी हमारा एजुकेशन से रिलेटेड? फर्स्ट इज आर्टिकल 41. 41 टॉक्स अबाउट अ राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस in certain cases. Then comes the Article 45. Article 45 provides for the provisions of free and compulsory education for children. Plus, there are provisions for early childhood care and education to children below the age of 6 years. ठीक है. Then comes the fundamental duties. Fundamental duties में हमारे पास क्या provision है? Article 51A. Article 51A gives us a fundamental duty to parents or guardians to provide opportunities for children. किसमें? एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी, जो गार्जियन होंगे दे विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड इन केस ऑफ 6 to 14 years of age. ठीक है. अदर देन दिस वी हैव वन मोर कॉन्स्टिट्यूशनल duty or constitutional right which talks about the part which is in part 17 of Indian Constitution, which talks about official languages. ठीक है, and it says that there should be facilitation of instruction in mother tongue at primary stage. ठीक है, और ये कौन बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल 350A. ठीक, इतना हो गया हमारे पास. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. प्लस जो अभी डिस्कशन छिड़ा है बाय द एम के स्टालिन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ही सेज दैट शेड्यूल 7. हाँ, शेड्यूल 7 में क्या बोल रहे हैं? दैट जो एजुकेशन अभी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसको ट्रांसफर करो वापस कहाँ पे? स्टेट लिस्ट में. तो अगर हम अभी एजुकेशन से रिलेटेड शेड्यूल 7 का स्टेटस देखें तो अभी इन द यूनियन लिस्ट व्हाट वी हैव, यूनियन लिस्ट में क्या है हमारे पास? दैट द इंस्टीट्यूशंस नोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्लस द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है, plus the institution of scientific or technical education which are financed by institutions of scientific and technical education financed by government of India. Plus if there are any institutions for
प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग plus there are institutions of research and determination of standards for higher education। तो ये आपके प्रोविजन से कहाँ पे, यूनियन लिस्ट में। इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट में लिखी हुई है, बीएचयू एएमयू डीयू सारी चीजें है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में वी हैव एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, हाँ, टेक प्लस नॉन टेक, both educations. We have medical education and universities providing medical education. We have vocational and technical training of labor। ये हो गया आपका concurrent list। And the last one is state list. Which education is there in state list? It is agricultural education only in the state list। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस डिबेट अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आई गेस दैट्स व्हाट वी शुड रिवाइज अबाउट दिस थिंग। ठीक है, बिकॉज एजुकेशन रिफॉर्म्स में द नीड ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स कैन बी हाईलाइटेड बाय दिस थिंग दैट 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, है ना, देर इज जेंडर गैप इन लिटरेसी रेट्स where only 60.41% are female literates and 76.66% are male literates। ठीक है, तो due to this we have to focus on this the educational reforms, and such an educational reform has been new education policy of the union government, that is 2021 में जो आई थी, 2020 में जो आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो इतना काफी होगा हमारे लिए अभी के लिए व्हेन इट वी टॉक अबाउट दी ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। हाँ, एजुकेशन पे अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो एजुकेशन पे वी विल फोकस ऑन समथिंग लाइक, अगर आपको देखना है तो एक पूरे का पूरा वीडियो आ जाएगा जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सारी चीजें हो जाएंगी एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, सारे डेवलपमेंट्स, चाहे वो हंटर कमीशन हो, चाहे वो अ, जितने भी कमीशन आज तक आए हुए हैं, चाहे वो सार्जेंट कमीशन हो, वुड्स डिस्पैच हो, मैकेलेज मिनट हो, उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन हो, या इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट हो, हर एक चीज जो है उस वीडियो में पूरी की पूरी आ जाएगी। एंड आई प्रॉमिस यू दिस थिंग दैट एजुकेशन इन इंडिया, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें सारे एक्ट्स आ जाएंगे, कमीशंस आ जाएंगे, एंड इसमें सारी स्कीम्स आ जाएंगी। ठीक है, वी विल रिलीज दिस वीडियो सून फॉर यू। तो नाउ देर इज दिस हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर द एनिमल्स राइट टू लिव विदाउट फियर, है ना। एंड हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दिस थिंग दैट द एनिमल्स टू हैव राइट टू लिव विदाउट फियर। एंड द हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु हैज, sorry, the High Court of Tamil Nadu has declared this thing that there should be relocation of 495 families near Tamil Nadu Tiger Reserve। और कौन सा टाइगर रिजर्व है ये है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। एंड जिनको भी रिहैबिलिटेट किया जाएगा यहाँ पे, उनको हर एक इंसान को 15 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। और ये कॉम्पनसेशन कहाँ से मिलता है, ये मिलता है कैंपा से। कैंपा क्या है, कैंपा इज ए कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। और ये जो कॉम्पनसेशन होगा ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास, कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास, और वहां से ये इन सब लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है,
तो चलो पहले देखते हैं इस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में जितने भी फ्लोरा फोना है। पर्टिकुलरली देर इज टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, स्लॉथ बेर, वाइल्ड डॉग, हाइना, ब्लैक बग, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, बार्किंग डेयर, mouse deer, and sambar deer also, which are found together in this landscape. ठीक है। Some more points about the मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व आर देयर। ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के लिए से रिलेटेड। ये मैंने आपको बोल दिया, ये वीडियो आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, दिस इज लोकेटेड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। इट्स लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, है ना, तीनों का यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज है वो मीट अप होते हैं, और उस ट्राई जंक्शन पे दिस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इज फाउंड। ठीक है। दिस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इज पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। ठीक है। एंड दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अब नीलगिरी टाइगर रिजर्व के साथ साथ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, इट ऑल्सो encompasses some areas of वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड some areas of बांडीपुर नेशनल पार्क एंड some areas of मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड also some areas of साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन दी साउथ। ठीक है। तो ये इतना जो एरिया है सारा, दिस एरिया और दी बॉर्डर एरियाज विच टच दी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व आर दीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें? ओके। मुद्दुमलाई का मतलब क्या होता है? मुद्दुमलाई मीन्स एन एंशंट हिल रेंज, ये भी याद रखना है। एंड दिस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और दी मुद्दुमलाई लैंडस्केप, दिस इज एक्चुअली मच ओल्डर देन दी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। अराउंड 65 मिलियन ईयर्स ओल्डर टू वेस्टर्न घाट्स। और फौना हमने देख लिया, न्यूज में ही लिखा हुआ था कि कितने सारे जानवर वहां पे पाए जाते हैं। तो फ्लोरा अगर आपको देखना है, तो फ्लोरा में यहाँ पे दी टॉल ग्रास जिसको बोलते हैं एलिफेंट ग्रास इज फाउंड हियर, प्लस बैम्बू, जायंट बैम्बू, है ना, बहुत ही बड़े बड़े बैम्बूज यहाँ पे पाए जाते हैं। प्लस देर इज टिम्बर स्पीशीज। टिम्बर स्पीशीज में अगर आपको देखना है तो टीक, रोजवुड यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड देर आर ऑल्सो सम एंडेमिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा ऑल्सो। ठीक है। तो फौना अगर आपको देखना है तो फौना में टाइगर एंड एशियन एलिफेंट आर द टॉप मोस्ट। फौना में वी हैव टाइगर एंड एशियन एलिफेंट। इन अदर स्पीशीज वी हैव इंडियन गौर, स्पॉटेड डेयर, कॉमन लंगूर, ठीक है, एंड मलाबार जायंट स्क्विरल। वी हैव वाइल्ड डॉग्स ऑल्सो, हाइएनास जिनको बोलते हैं, जंगल कैट्स ऑल्सो। बर्ड्स में मोर देन 260 बर्ड स्पीशीज आर ऑल्सो फाउंड, are found here, and 8% of the bird species which are found in India are recorded in Mudumalai only। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बर्ड्स में अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो देयर विल बी मलाबार
ग्रे हॉर्नबिल। अभी आप हॉर्नबिल पे और पढ़ोगे क्योंकि नेक्स्ट न्यूज़ भी हॉर्नबिल के लिए है। ठीक है। मलाबार पाइड हॉर्नबिल एंड मलाबार थ्रश, दीज आर द बर्ड्स विच आर देयर। तमिलनाडु में और कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? तमिलनाडु में और कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो इफ यू सी, देयर इज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, देयर इज कालाकड मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, देयर इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। एंड इन दी कालाकड मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व, देयर लाइज द तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। दिस इज लोकेटेड इन कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा मतलब मोस्ट यूनिक फीचर जो यहाँ का है, दैट इज द ड्राई deciduous फॉरेस्ट। ठीक है। ड्राई थॉर्न टू ड्राई आर फाउंड हियर। ठीक है। एंड दिस मुंडन थोराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, दिस मुंडन थोराई टाइगर रिजर्व इज इंडियाज फर्स्ट टाइगर सेंचुरी। ठीक है। एंड दिस वाज डिक्लेयर्ड टाइगर सेंचुरी इन 1962। Then later in Kallakad Wildlife Sanctuary, then later Kallakad Wildlife Sanctuary was established in 1976 for particularly for the conservation of what? For the conservation of lion-tailed macaque. ठीक है। Then comes the river Thamirabani, river Thamirabani जो यहाँ से पास होता है, जो यहाँ से पास होता है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से। तो अगर आपको कोई भी आप कंजर्वेशन रिजर्व करते हो, ये मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कशन में बोला है दैट कभी भी आप कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व को कवर करते हो, उस पर नोट्स बनाते हो, तो उस कंजर्वेशन रिजर्व में फ्लोरा, फौना, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन टाइप के साथ साथ आपको ये भी पता करना होगा उसमें रिवर कौन सा है और उसमें पिलग्रिमेज साइट कौन सी है। ठीक है। तब जाके आपकी बात बनेगी एग्जाम में, वरना आप एग्जाम में बोलोगे ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये तो पूछता ही नहीं है ना, क्योंकि हम एग्जाम से पहले यही बोलते रहते हैं कि ये थोड़ी पूछता है, तो वो पूछता ऐसे ही है। ठीक है। बिकॉज वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन ऑन पीवाई क्यूज, तो इसलिए हम बोलते हैं दैट पीवाई क्यूज जो है जरूरी है और पीवाई क्यूज के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है। ठीक है। देन कम्स द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व विच इज लोकेटेड इन ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स का कॉन्फ्लुएंस जहां पे होता है वहीं पे होता है क्या? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और यही वाला पॉइंट जो है पूछा है किसने? यूपीएससी ने इससे पहले भी। ठीक है। सो दिस एरिया होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड देयर इज कॉन्टिन्यूअस टाइगर कंजर्वेशन इन बांडीपुर, मुद्दुमलाई एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है। एंड दिस रीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नीलगिरी ईस्टर्न घाट एलिफेंट रिजर्व। ठीक है। और यहाँ का फ्लोरा फोना अगर आपको देखना है, तो यहाँ का फ्लोरा फोना अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको एलिफेंट, गौर, ब्लैक बक, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप एंड वाइट बैक्ड वल्चर, ये सब देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं अपने डिस्कशन में। तो राजस्थान का अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम आया है।
and this scheme as per the government will benefit 1.10 crore people. और ये वो कौन से लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर किया जाता है. बेनिफिशियरीज विल बी सेम. हाउएवर इस स्कीम में नया क्या है, दैट एवरी मंथ दे विल रिसीव अ पैकेट. और उस पैकेट ऑफ फूड में क्या क्या होगा? देर विल बी 1 किलो दाल होगी, चीनी होगा, सॉल्ट होगा, सोयाबीन तेल, एंड 100 ग्राम का चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर. ठीक है. दिस इज समथिंग न्यू विच एनी स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. हाँ, कुछ और स्टेट गवर्नमेंट्स भी देते हैं ये सब चीजें, बट दैट्स नॉट हेयर. दैट कैन बी समवेयर, दैट्स नॉट लाइक ऑफ दिस सिग्निफिकेंस. ठीक है. तो थोड़ा सा याद रखना है दैट अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट. पर्टिकुलरली आरएएस में पूछा जा सकता है और एसएससी सीजीएल में पूछा जा सकता है. ठीक है. तो इसलिए याद रखो. ठीक है. एंड देन हॉर्नबिल अगेन. ठीक है. देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये बर्ड्स है, बर्ड्स एंड ऑल. ठीक है. तो अभी क्या हुआ है दैट दी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, है ना, 275 बर्ड स्पीशीज वेर काउंटेड. और ये सर्वे किया है किसने? वर्ल्ड वाइड फंड, दैट इज WWF इंडिया एंड टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन. एंड देर आर विलेज वॉलंटियर्स ऑल्सो जिन्होंने इसमें पार्ट लिया है इस सर्वे को करने में. ठीक है. एज पर द रिपोर्ट, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जो एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं जिनका नाम है व्हाइट रम्प्ड वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर, which were considered critically endangered by IUCN, have been documented in the survey. ठीक है. तो इसका मतलब ये है अगर ये मिलते ही नहीं, ठीक है, तो देन इनका स्टेटस चेंज होता. either they will be extinct in wild or they will be endemic or something like that. तो ये स्टेटस कैसे चेंज होता है एनिमल्स का, वो हम देखेंगे. एंड इंडिया में कितने कंजर्वेशन में कितने मेजर्स लिए जा रहे हैं, हर एक चीज एक उसमें भी एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा एनवायरनमेंट सेक्शन में. और वो वाला वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे जल्दी मिल जाएगा. ठीक है. देन कम्स द नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज एंड अदर स्पीशीज. तो द बेसिक हियर इज दैट जिसने भी ये सर्वे किया है, ठीक है, वी विल चेक फॉर दैट विच ऑर्गेनाइजेशन इज दिस जिसने ये सर्वे किया है. दिस इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया. ठीक है. एंड दिस वर्ल्ड वाइड फंड एज पर इट्स वेबसाइट, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 एंड दिस इज सेट आउट इन रिड्यूसिंग द डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ्स नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है. इसका एम क्या है कि जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट का उसको कम करना. ठीक है. और उसके बाद इन 1987 द ऑर्गेनाइजेशन का जो है नाम चेंज हुआ और नाम पड़ा इसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया. ठीक है. क्या नाम पड़ा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया, फॉर नेचर इंडिया. डन. यहाँ तक चीजें याद रखनी है. एंड दिस इज एक्चुअली अ साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन which addresses issues of habitat and species, climate change. देखो ये जो एजेंसी है हर साल न्यूज़ में होती है. ठीक है. और पिछले जब से पेरिस समिट हुआ है या जब से भी कमिटमेंट्स हुई है अबाउट द कंजर्वेशन एंड द अर्थ्स क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी एंड लाइक कोहैबिटेटिंग, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों के बाद से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है. और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स तो हमें पता ही होने चाहिए. ठीक है. क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये कुछ गोल्स हैं इसके, ये कुछ इसके मेजर्स है जहाँ पे ये काम करती है. प्लस दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डेवलप्स अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द कंजर्वेशन इश्यूज विच आर बीइंग फेस्ड इन कंट्री.
एंड दिस इन्वॉल्व्स वर्किंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपके एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, कॉलेजेस, कॉरपोरेट्स, स्टूडेंट्स और बाकी बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और बाकी सब लोग इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो मिशन स्टेटमेंट है या जो इसका मेन मिशन है ना, मिशन ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इट टॉक्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड्स biological diversity plus ensuring the use of renewable natural resources as sustainable in a sustainable way, plus promoting a reduction of pollution and wasteful consumption। ये हो गया आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके बाद अगर आपको देखना है तो आई सजेस्ट दैट वी गो बैक टू आवर न्यूज़पेपर डिस्कशन। ठीक है, देन कम्स दिस कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैविंग रेलेवेंस। ठीक है, दिस आर्टिकल अगेन, जब भी एडिटोरियल आता है, लीड एडिटोरियल आए या छोटा एडिटोरियल आए, ओपिनियन बेस्ड एडिटोरियल आए या एक्सप्लेन्ड बेस्ड एडिटोरियल आए, तो आई डू सजेस्ट ऑलवेज दैट यू शुड फर्स्ट लुक एट द पर्सन हु हैज ऑथर्ड इट। ठीक है, ऑथर कौन है इसका? तो दीज आर द वेरी टू फेमस पीपल जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं अपने डोमेन में व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिशियंस, है ना। तो दे वेर पार्ट ऑफ द रिव्यू ग्रुप, है ना, एक्सपर्ट रिव्यू ग्रुप विच वाज देयर फॉर द मेथोडोलॉजी, फॉर द रिव्यू ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। 2014 में ये ग्रुप बनाया गया था जिसमें रंगराजन और एस महेंद्र देव, सी रंगराजन वेरी मच लाइक रिनाउंड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर इन इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे ये दोनों लोग जो है एक स्टडी करते हैं एंड दे स्टडी टू थिंग्स। वन इज नीति आयोग का एस्टिमेट, ठीक है, एंड दूसरा इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो एस्टिमेट है। ठीक है, एंड बोथ दी एस्टिमेट्स टॉक अबाउट पॉवर्टी रिडक्शन, कि पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, या जितने भी नंबर ऑफ पोअर्स है, अपलिफ्ट कितने होते हैं आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, क्योंकि अभी अभी दो रिपोर्ट्स आई है दैट फर्स्ट रिपोर्ट आई थी बाय नीति आयोग एंड इट सेड दैट 135 मिलियन पीपल जो थे दे वेर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग 2015-16 से 19-21 तक। ठीक है, ये याद रखना है दैट 5 साल में हमने 135 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी निकाल लिया। और ऐसा ही एक और एस्टिमेट आया था हमारे पास 2018 में। ठीक है, और 2018 में जो एस्टिमेट आया था वो उसमें बोला गया था दैट इंडिया ने अराउंड 271 मिलियन पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया डिक्रीज्ड टू 271 मिलियन ओनली, अ ट्रूली मैसिव गेन वाज देयर अचीव्ड इन 2018। और अगर आप देखो तो ये ऑथर जो है हाईलाइट करते हैं यहीं पे कुछ कुछ और चीजें कि 137 मिलियन, 46 मिलियन, और ऐसे ही हमने मिलियंस में पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। बट अगर आप देखो तो ये जो नंबर्स है ये कम है एज कंपेयर टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ 2023 ऑफ द यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। अब बात क्या है कि ये नंबर्स में वेरिएशन क्यों है? बिकॉज द ऑथर हाईलाइट्स दैट यहाँ पे जो है मेथोडोलॉजी का इशू है। क्या मेथोडोलॉजी का इशू है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, दोनों जब एस्टिमेट करते हैं, दोनों जब अपना इंडिकेटर लेते हैं, दोनों जब अपना डेटा लेते हैं, तो उस डेटा का कोरिलेशन बिठाना, उस डेटा को आपस में मैच करना, जैसे ऑथर हाईलाइट करते हैं दैट चाइल्ड मोर्टेलिटी और एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना,
इन दो चीजों को जब आप देखो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, तो वहां पे आपको देखो दिखेगा कि वहां पे जो इंडिकेटर्स होते हैं या जो पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स दोनों अलग अलग डायमेंशंस के पैरामीटर्स हैं, है ना, कि आप इन दोनों के बीच में जो है लिंकेज या एग्रीगेशन, इनका नंबर का एग्रीगेशन आप नहीं बिठा पाते हो। तो दैट इज वाई दी ऑथर हियर हाईलाइट्स कि यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिकल एरर्स है। क्या है? स्टैटिस्टिकल एरर्स है। तो देयर फोर देर इज अ नीड फॉर द चेंज इन सर्वेज। और क्या चेंज करना चाहिए हमें सर्वेज में? फर्स्ट इज द कंपैरिजन, फॉर द पर्पस ऑफ द कंपैरिजन वी नीड टू फॉलो वन मेथड ओनली, है ना। हमें एक ही मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर हम MDPI करते हैं फॉलो, तो MDPI पे ही देखो आप कि कितना इम्प्रोवाइज हो रहा है। इंडिकेटर सेम रखो, इंडिकेटर्स को मेजर करो, दैट विच इंडिकेटर इज इंक्रीजिंग बाय व्हाट परसेंटेज, है ना। या फिर अगर आप नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेते हो तो फिर उसी को ले लो, और उसी की बेसिस पे पॉलिसीज को फर्दर जो है इम्प्रोवाइज करो। An important issue which is highlighted by the author is that the aggregate consumption estimates, जो aggregate consumption estimate होता है between NAS and NSS data, जो इसके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स और NSS का जो डेटा है, इसमें भी डिफरेंस आएगा, बट दैट डिफरेंस इज कॉमन, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऑथर हाईलाइट्स हेयर कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। और ये जो कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट है, यही है जो रेलेवेंस रखेगा हमेशा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ऑथर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं दैट कि जो भी कंजप्शन बेस्ड आप सर्वे करोगे या कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जब भी करोगे, जो करंट ईयर की होगी, दैट विल गिव यू दी एक्चुअल कंडीशन। ठीक है। सो वी नीड टू फॉलो ओनली वन मेथड, देयरफॉर इट्स बेस्ट टू वेट फॉर द सर्वे रिजल्ट्स विच वेर नॉट येट रिलीज्ड। क्योंकि 2017-18 में भी जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, उसका रिजल्ट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, मतलब उसका जो आउटकम था वो भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इन एब्सेंस ऑफ सच डेटा, डेटा, कंजप्शन बेस जो कि आपको ग्राउंड लेवल का डेटा देता है, अगर वो डेटा हमारे पास नहीं है, तो देन देर विल बी like very much difficulty in finding the conclusions about the actual number of poverty। ठीक है, बिकॉज कंजप्शन ही वो चीज है कि पॉवर्टी किसको बोलते हैं? पॉवर्टी अगर आप देखो तो लास्ट में एक ही चीज बचती है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, है ना। वो इनकम जो इंसान खर्च कर पाए आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल। ठीक है। और ये डिस्पोजेबल इनकम जब इंसान खर्च ही नहीं कर पाता, जब इंसान कंज्यूम ही नहीं कर पाता कुछ चीजें, जब अगर आप एक्सपेंडिचर लेवल पे देखो या आप उससे ऊपर जाके इनकम लेवल पे पॉवर्टी मेजर करना स्टार्ट करो, तो आपके जो इंडिकेटर्स है ना, वो फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। चाहे टैक्सेशन हो गई, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन के बाद बाकी सारी चीजें हो गई। तो इसीलिए ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं दैट कंजप्शन बेस्ड सर्वे जो होगी, या कंजप्शन के ऊपर जो सर्वे होगी, कंजप्शन बेस्ड जो पॉवर्टी एस्टिमेट होगा, दैट विल बी दी बेस्ट वन, जहाँ पे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं टू सम एक्सटेंट विच विल बी मोर नियर टू द रियलिटीज। ठीक है। देन दिस हाईलाइटेड, दिस एडिटोरियल हियर हाईलाइटेड दैट द इन्फ्लेशन, ठीक है, तो the editorial here highlights that inflation could undermine the broader consumption and economic growth। कैसे इन्फ्लेशन से आपका जो कंजम्पशन है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अंडरमाइन हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन होगी, है ना, तो इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, हमने देखा हुआ है पहले भी, दैट जब भी इन्फ्लेशन होगी तो आपके पास पैसा कम बचेगा। आपके पास पैसा कम बचेगा तो आप चीजें कम खर्च करोगे, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ऊपर ऑथर्स भी यही बोल रहे थे दैट कंजम्पशन बेस्ड जो है पॉवर्टी इंडेक्स होना चाहिए। कंजम्पशन बेस्ड, कंजम्पशन ही नहीं होगा, कंजम्पशन कम हो सकता है किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। और प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज होंगे तो आप चीजें कंज्यूम नहीं कर पाओगे, आप खरीदोगे ही नहीं क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे। और जब आप खरीदोगे नहीं, ठीक है, कंजप्शन अगर डिक्रीज हो गया, तो कंजप्शन डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड जब डिक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज होगी। और डिमांड डिक्रीज होने से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है या रिसेशन आता है, तो उसको
पर्टिकुलरली जिनने ये स्टडी किया है, दैट इज कीनीजियन इकोनॉमी, कीनीजियन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में इसको पढ़ा जाता है। हाउएवर, अगर ये सर्ज है जो पहले ही बोला जा रहा है, दिस सर्ज फोर टोल्ड, इसको समझना इस वर्ड को, दैट दी सर्ज इन्फ्लेशन में या प्राइसेस में, जबकि हमें पता ही है फोर टोल्ड दैट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, दैट इन्फ्लेशन ऊपर जाने वाला है ना। ऑलरेडी हमारे पास डेटा आया हुआ है दैट 15 मंथ हाई दिस इन्फ्लेशन इज देयर, रिटेल इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी 15 मंथ्स हाई, मतलब पिछले 15 महीने में जो सबसे पीक पे इन्फ्लेशन है दैट इज इन दी जून, ये एनएसओ का डेटा बोलता है। बट अगर आप यहीं पे देखो तो आरबीआई जो है हैज लेफ्ट इट्स इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, और आरबीआई ने अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया है, व्हाट डज दैट मीन? तो जो हम अभी तक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करके चल रहे थे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या जो अभी तक पॉलिसी चल रही थी, तो इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने के लिए, इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन को कम करना है तो हमें मनी सप्लाई को कम करना होता है। ठीक है, मनी सप्लाई कम होगी तो बाजार में पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड डिक्रीज होने से क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है दैट विल डिक्रीज। ठीक है, तो दिस इज अ साइकिल। बट यहाँ पे ऑथर हाईलाइट्स कि आरबीआई हैज लेफ्ट इट्स इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, और यहाँ पे अगर आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं तो इन आर्टिकल्स में बहुत सारा डेटा दिया होता है। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि ये डेटा हर महीने चेंज होता है, इस डेटा पे काम नहीं करना है। ठीक है, व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर दिस सर्ज इन प्राइसेस, जो ऊपर लिखा हुआ है द सर्च फोर टोल्ड, फर्स्ट इज द एल नीनो, सेकंड इज द मॉनसून रेन्स, एंड थर्ड इज द अनसर्टेनिटी ओवर द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसकी वजह से टोमेटो का अगर आपने देखा तो 201% का राइज हुआ था किसमें? टोमेटो के प्राइसेस में। ठीक है, और 211% का राइज। तो बाकी सारा फूड इन्फ्लेशन जो है 214% का प्राइस राइज हुआ है किसमें? टोमेटो में। तो बाकी सारा जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो भी हाई लेवल पे है, तो उसको भी देखना जरूरी है। Understanding the dance steps of numbers, this is also about the statistics only, however not that important for us। ये बहुत ही ज़्यादा statistical वे में लिखा गया था ये एडिटोरियल। म्यांमार जनता एम्प्टी गेस्चर, ये चीज़ हमने ऑलरेडी न्यूज़ में डिस्कस कर ली है पिछले हफ्ते की न्यूज़ में, दैट व्हाट इज़ द क्राइसिस ऑफ म्यांमार। अगर आप पीछे जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये म्यांमार क्राइसिस वाला एडिटोरियल एनालिसिस जो है मिल जाएगा, वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्पिंग के साथ मिलेगा, और आप बस उतना ही डिस्कशन देखोगे म्यांमार का। ठीक है, कि क्या रीजंस थे और म्यांमार में अभी क्या चल रहा है करंटली, और ये अभी जो एम्प्टी गेस्चर जिसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे, एम्प्टी गेस्चर, तो इसका मतलब क्या है और क्यों ऐसा किया है, वहाँ की आर्मी ने, वहाँ की जनता ने ऐसा क्यों किया है? जुनता क्यों सजा कम कर दी, जिनका ऑलरेडी 27 ईयर लाइफ टर्म पे चल रही है, ऑंग सान सू की, उनका लाइफ टर्म कम किया है। हाउएवर आई विल नॉट रिकमेंड यू टू रीड दिस आर्टिकल, बिकॉज दिस आर्टिकल में उतना ज़्यादा जो है हमारे यूपीएससी से रिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखी गई है अदर देन दिस रोहिंग्या क्राइसिस। ठीक है, तो इस आर्टिकल को ना पढ़ के आप वापस उसी पे चले जाइए जो हमारा ऑलरेडी डिबेटेड आर्टिकल है। मूविंग टू दी कावेरी वाटर शेयरिंग इश्यूज। कावेरी वाटर शेयरिंग इशू अभी दोबारा न्यूज में आया है, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी दी तमिल गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज मूव्ड टू अपेक्स कोर्ट एंड आस्क्ड इट दैट दी कर्नाटका गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन, और वो कर्नाटका गवर्नमेंट को बोले दैट हमारे लिए पानी छोड़ दे कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, और पानी छोड़ने के साथ साथ इस महीने का, अगस्त का और सितंबर का, दोनों का पानी जो है उसमें डायरेक्शंस दे दे कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इशू आता है दैट अबाउट इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स पे थोड़ा सा हम देखते हैं दैट व्हाट आर द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। At the end, we will see the statistical issues and the statistical changes which India has brought, or the statistical reforms which India is about to bring. ठीक है, तो what are these interstate river disputes in India? Mostly these are the contentious issues in
ठीक है, फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। और अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में तो बहुत टाइम तक देयर वाज दिस कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, सतलुज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट। तो इसके बाद देयर आर एक्चुअली इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जो हम बनाते हैं, और उन ट्रिब्यूनल्स से हेल्प लेके ही दी verdicts ऑफ these tribunals आर यूज्ड फॉर the dispute are used as a dispute resolution mechanism between the states। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं that what are the constitutional provisions for interstate river water dispute। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर आपको देखने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहली चीज है स्टेट लिस्ट इन द शेड्यूल 7, एंट्री नंबर 17 talks about, it deals with water and it says that the state has power over water supply, irrigation, canals, drainage and water storage, प्लस हाइड्रो पावर। तो इस सब चीज पे जो है स्टेट का जो है पावर चलेगा, लेजिस्लेटिव पावर जो है स्टेट के पास होगा इन सब चीजों पे लॉ बनाने का। देन कम्स द यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 56, एंट्री नंबर 56 empowers यूनियन गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज। ठीक है, टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देन कम्स आर्टिकल 262, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, एंड दिस आर्टिकल says that whenever there is a dispute, ठीक है, whenever there is a dispute relating to waters, अगर dispute है, then parliament will set up a tribunal and will establish a tribunal and will set up and pass a law for adjudication of dispute। ठीक है, पार्लियामेंट विल गिव लॉ एंड इट विल पास अ लॉ, इट विल लेजिस्लेट फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ दिस डिस्प्यूट। और जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट will establish a, like either it will establish this a tribunal or any interstate river border river sharing authority। Parliament may by law can also provide that neither Supreme Court nor any court shall exercise jurisdiction on such issues। तो ये आर्टिकल 262 के अंदर दो प्रोविजंस। पहला प्रोविजन ये है कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, और दूसरा प्रोविजन ये है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो लॉ में पार्लियामेंट ये भी लिख सकता है दैट इस ट्रिब्यूनल का या इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट और कोई अदर कोर्ट विल नॉट एग्जामाइन इट, विल नॉट चेक इट, देयर विल बी नो jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट ऑन दीज इश्यूज। ठीक है, पर्टिकुलरली जो डिस्प्यूट होगा उसी डिस्प्यूट पे मेंशन करेंगे, जो उस डिस्प्यूट पे लॉ आएगा उसी लॉ में ये मेंशन होगा फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट ओनली। ऐसा नहीं है कि किसी भी डिस्प्यूट पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ द मैकेनिज्म एज पर आर्टिकल 262। तो पार्लियामेंट ने किया क्या है इसके बाद, है ना? अगर पार्लियामेंट के पास ये पावर है दैट इट विल डू दिस एंड दिस, तो पार्लियामेंट ने किया क्या? पार्लियामेंट इनेक्टेड रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956। रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956 बनाया किसने? पार्लियामेंट ने। एंड दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर इंटर स्टेट रिवर्स, ठीक है, एंड रिवर वैलीज।
अब जो है इस एक्ट के अंदर देयर विल बी बोर्ड्स जो एस्टैब्लिश होंगे फॉर दीज डिस्प्यूट्स। हाउएवर, अभी तक नो सच बोर्ड क्रिएटेड सो फार, आज तक अभी तक कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं बना है। ठीक है। इसके बाद आया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। ये भी सुप्रीम कोर्ट लेके आया, ये भी ये पार्लियामेंट लेके आया, ये वाला एक्ट भी। इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। एंड इट सेज दैट if the tribunal does not work, this tribunal should try to resolve the matters by consultation, और अगर the consultation does not work, then it may constitute a tribunal। ठीक है। कि फर्स्ट स्टेट और जो दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है वो आपस में कंसल्टेशन करेंगे, और उसके बाद अगर डिस्प्यूट में कोई अंतर नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिजॉल्व नहीं कर पाई डिस्प्यूट, तो देन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश होगा। हाउएवर, इस ट्रिब्यूनल का, ये जो ट्रिब्यूनल होगा, सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन द अवार्ड और फॉर्मूला गिवन बाय ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट क्वेश्चन द वर्डिक्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है। जो भी वो फॉर्मूला देंगे वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला, उस पर क्वेश्चन नहीं होगा। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट कैन क्वेश्चन वर्किंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, कि ये काम कैसे करता है। हाँ, ठीक है। देन इसके बाद दिस एक्ट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956, दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002। तो अगर आपको समझना है कि नोट्स बनाने कैसे हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है। कि लिखना कम है और याद ज्यादा रखना है और बोलना ज्यादा है। ठीक है। तो दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002, और 2002 के अमेंडमेंट जो हुआ था, दैट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन। ठीक है। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस पे जो ये एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, दिस अमेंडमेंट मैंडेटेड दैट देयर शुड बी ओनली 1 year time frame to set up tribunal for the dispute resolution, and there should be only a 3 year time frame to give a decision। ठीक है। तो पहला इशू ये था, पहला जो है कंस्ट्रेंट जो लगा ट्रिब्यूनल्स पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि अगर कोई भी ट्रिब्यूनल आपको बनाना है तो 1 साल के अंदर बनाओ, और वो जो ट्रिब्यूनल है जब काम करेगा तो वो ट्रिब्यूनल 3 साल के अंदर अंदर अपना वर्डिक्ट दे देना चाहिए। उससे ज्यादा ये क्या ही स्टडी करेगा एक रिवर को। ठीक है। तो स्पीडी जस्टिस होगा और जल्दी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, वरना दो स्टेट्स के बीच में इशू रहता है तो बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम होगा। तो नाउ अगर आप अभी तक देखो, तो अभी तक हमारे पास ट्रिब्यूनल्स जो बन गए हैं, जो ट्रिब्यूनल्स आज तक बनाए गए हैं, फर्स्ट वाज ऑन कृष्णा रिवर, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो बनाया गया था 2004 में। दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है। और इस ट्रिब्यूनल में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटक आर देयर, प्लस इसके बाद महानदी। महानदी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2018 में बनाया गया। 2018 में महानदी डिस्प्यूट जो है किस किस के बीच में है, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ये अभी भी काम कर रहा है। ठीक है। देन केम दी महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल विच वाज इन 2010, इससे पहले बन चुका था, एंड दिस इज बिटवीन कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद बना रवि, ये इससे पहले बनाया रवि बियास, सॉरी, वाटर ट्रिब्यूनल। ये बना 1986 में, और ये ट्रिब्यूनल इज बिटवीन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है। तो इसको भी याद रखना है।
देन केम दी वंशधारा। अगर आप ट्रिब्यूनल की डेट याद नहीं रखते हो तो आप एटलीस्ट स्टेट्स याद रखो कि कौन से स्टेट के बीच में कौन सा डिस्प्यूट है ना। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, वाटर डिस्प्यूट 2010 में ये ट्रिब्यूनल बना, और ये बीच में किस किस का कॉन्फ्लिक्ट है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश का कॉन्फ्लिक्ट है, कौन, वंशधारा। ठीक है। तो दीज आर सम वाटर डिस्प्यूट रिलेटेड मैकेनिज्म्स विच आर देयर इन इंडिया। और यहाँ पे अभी हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ रहे थे, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। नाउ एनालाइजिंग द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेसी इन पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज इन पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स। अब आपको ये देखना है दैट पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में दिस ऑथर हेयर, है ना, जी संपत, ही यूज टू राइट वेरी गुड आर्टिकल्स, सरकास्टिक आर्टिकल्स ये लिखते थे बहुत ज्यादा। ठीक है। एंड ही इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर ही वाज राइटिंग सरकास्टिक आर्टिकल्स अबाउट पॉलिटिक्स। नाउ दिस आर्टिकल अबाउट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसीज इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड, हेयर द ऑथर जो जी संपत है, इन्होंने किया क्या है, इनने हेलर पैट्रिक, है ना, इनका एक ऐसे आया हुआ है अबाउट पार्टीज, सिविल सोसाइटीज एंड डेमोक्रेटिक डीपनिंग इन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो दिस हेलर पैट्रिक, he actually analyzes the politics which is there in India, Brazil and South Africa। अब तीनों कंट्रीज जिनको ग्लोबल साउथ का पार्ट बोला जाता है, ठीक है। हेलर पैट्रिक से इज दैट कि नॉर्थ में और ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, अब ग्लोबल साउथ में जो ये तीन कंट्रीज है, जो पर्टिकुलरली ऐसी कंट्रीज है जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, यहाँ पे एक्चुअल में डेमोक्रेसी जो है रिग्रेशन में है, डेमोक्रेसी जो है बैक ट्रैक कर रही है, बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी एंड देर आर वेरी लेस लिंकेजेस बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। और अब अगर लिंकेज है भी तो वहां पे जो है कंट्रोल ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का है ओवर दी सिविल सोसाइटीज, एंड लेस इज द कंट्रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज ओवर द पॉलिटिकल पार्टीज। तो दिस ऑथर हियर हाइलाइट्स द रोल प्लेड बाय सम नेशनल लेवल पार्टीज, जो साउथ अफ्रीका में थी, जो ब्राजील में थी, वहां की पार्टीज ने क्या रोल प्ले किया, और उसके बाद इंडिया में कांग्रेस ने क्या रोल प्ले किया। ठीक है। जैसे ये हाईलाइट करते हैं दैट ब्राजील में दी ऑल दीज पार्टीज, यहाँ पे इंडिया के लिए ही हाइलाइट्स कांग्रेस, अफ्रीका के लिए ही हाइलाइट्स अफ्रीकन कांग्रेस, और ब्राजील के लिए एस्टाडो नोवो। And he says that all the three parties gave only limited representation to the sections of the popular class। तो जो पॉपुलर पॉलिटिक्स थी, मतलब जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और द लोअर क्लास, जितना भी यहाँ पे पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन को लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन मिला पार्टी के अंदर, चाहे वो कांग्रेस थी, वो अफ्रीकन कांग्रेस थी, या वो ब्राजील की पार्टी थी। तो तीनों जगह पे इनको कम जो है रोल मिला। However, जब बीजेपी का ग्रोथ हुआ, then he talks about the rise of the BJP, and he says that post 1980s में this party started emergence। और इमर्जेंस किस बेसिस पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ लोअर कास्ट एस्पिरेशंस, और लोअर कास्ट का जो है पार्टिसिपेशन, एंड चैलेंज टू दी हेजेमोनिक कांग्रेस। ठीक है। और यहाँ पे जो ये ऑथर है, ही हाइलाइट्स दिस थिंग दैट जब कांग्रेस रिटर्न टू पावर इन 2004, Congress had this thing that it was just an assemblage of opportunistic rent seekers and assorted political science। मतलब क्या है इस चीज का, दैट 2004 के बाद जो है कांग्रेस में देयर वाज एक्चुअली जस्ट कि उनके इंटरेस्ट्स, सेल्फ इंटरेस्ट्स, वेस्टेड इंटरेस्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, है ना, नॉट फ्रॉम एक्चुअली डिफरेंट पार्टीज और द कोalition पॉलिटिक्स। ही सेज दैट जितने भी उस टाइम पे पार्टिसिपेंट्स थे विच वेर द सपोर्टर्स ऑफ कांग्रेस, दे वेर एक्चुअली द रेंट सीकर्स, है ना, they were not actually representing the minority aspirations। तो that is why which led to rights based laws कांग्रेस लेके आई थी, पॉलिसीज लेके आई, एक्ट्स लेके आई, राइट टू एजुकेशन लेके आई, बहुत सारे एक्ट्स लेके आई। बट द प्रॉब्लम हेयर वाज
यूपीए फेल्ड टू ट्रांसलेट its reforms into welfare reforms into votes, and that was the lack जहां पे 2014 के बाद दी बीजेपी इमर्ज्ड। ठीक है, हाउएवर ऑथर हाइलाइट्स हियर ओनली वन थिंग। चलो ये तो पॉलिटिकल बात है, ये तो पूरी पार्टी पॉलिटिक्स है, हमारे को मतलब उतना ज्यादा इससे कुछ करना नहीं है, बट हाँ पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए जरूरी था, तो दैट्स वाई बोल दिया। हाँ, इसके बाद देर इज दिस नीड फॉर रोबस्ट सिविल सोसाइटी। दिस इज अ पार्ट जो हमारे जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। और जीएस के लिए ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी और स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर विल बी देयर ओनली टिल द टाइम देयर इज रोबस्ट सिविल सोसाइटी। जब तक रोबस्ट सिविल सोसाइटी होगी तब तक ही डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड रहेगी, बिकॉज इट हैज टू प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना। और ये रोबस्ट सिविल सोसाइटी का अगर आप एपिटोम देखो तो कौन था? दैट वाज प्रेस, that is media. Media was the fourth pillar. It was the front face of the civil society, है ना। सिविल सोसाइटी या सोसाइटी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछना, that was the work of the press। और that is why the author highlights here कि यहाँ पे जो है दो ही प्रोटेस्ट अभी तक हुए हैं ऐसे, which showed this thing that कि actual में there is this lack of opposition, and that is why civil society took to roads, है ना। सिविल सोसाइटी took to roads in the form of revolts। However, the author here highlights कि अगर सिविल सोसाइटी वीक हो जाए और कंटेन हो जाए अंडर दी डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वही एक चीज होती है जहां पे दी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटेरियन इम्पल्सेस हैपन। ठीक है, जहां पे भी सिविल सोसाइटी कमजोर पड़ जाती है, जहां पे भी सिविल सोसाइटी प्रभावित हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी के एस्पिरेशन से, वहीं पे स्टार्ट हो जाता है अथॉरिटेरियन रूल। वहीं पे आप, यू आर नॉट जस्ट इलेक्टिंग द लीडर बट यू आर वर्शिपिंग द लीडर। ठीक है, तो वो नहीं करना है। However, the balance between the two, that is balance between civil society and political parties, will also be in favor of political parties only. So there should not be balance also. It should be more than balance. That is, it should not be a case where political parties are more in dominance and hegemony. The case should be that the civil society always should be in hegemony. It should be civil society which should be dictating to the political party that what to do and what not to do, है ना। So that is what the Heller Patrick has highlighted in his editorial, and here G Sampath relates that editorial to that essay to Indian politics and the nits and grits of Indian politics। अच्छा, तो इसके बाद जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, दैट इज दिस अमेंडमेंट इन द फॉरेस्ट एक्ट। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं, बिकॉज करंटली ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट विच हैज नो डीम्ड फॉरेस्ट्स नाउ। और जब इनने फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 का देखा, तो उसके हिसाब से देर आर नो डीम्ड फॉरेस्ट्स इन ओडिशा नाउ, and that is why the state government has this environmentalists have raised this apprehension that इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने, ओडिशा की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल्स को बोल दिया है दैट कि जो भी इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट्स है टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज, और वो वाला फॉरेस्ट लैंड जो अब फॉरेस्ट लैंड नहीं रहा, जो अब डीम्ड फॉरेस्ट नहीं रहा, that should be now transferred। So what is actually deemed forest? Deemed forest is that forest which is considered to be forest as per the dictionary meaning। और ये वाला जो वर्डिक्ट है, ये गोदा वर्मन केस आया था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक जजमेंट दिया था which was about this deemed forest। ठीक है, now here nearly half of the Odisha's forest land was earlier called as deemed forest, but अभी अगर आप देखो तो deemed forest बचा ही नहीं। अब ये एक्ट क्या बोलता है, और इस एक्ट में क्या और प्रोविजंस है, ये मैंने आपको बोला था दैट जब भी हम इस चीज को देखेंगे, जब भी हम नेक्स्ट टाइम ये एक्ट बन जाएगा, उसके बाद इसके बहुत सारे जो अदर इश्यूज होंगे उनको हम चेक करेंगे। इट्स अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है,
अब मुझे आप बताओ कि अगर आपको कुछ कुछ याद होगा तो इस एक्ट ने किस एक्ट को अमेंड किया है? इसने अमेंड किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। ठीक है। और इस एक्ट को अमेंड क्यों किया है? बिकॉज अगर आप देखो तो इंडिपेंडेंस के बाद देयर वे रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स एंड प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड forests. ठीक है। एंड these forests however there were many forests which were left out of the reserved and protected forests. और जो ये इससे बाहर forests थे, they were not considered as forests. ठीक है। इसीलिए out of these the other forests which were not considered as forest were declared in गोदा वर्मन केस। ठीक है। as deemed forests, that is they seem to be forests as per the dictionary meaning. After this judgment it was said that कि जितने भी ये डीम्ड फॉरेस्ट्स हैं they will also enjoy protection of certain limits. Done. तो सुप्रीम कोर्ट said that the forest conservation act 1980 है ना, this will apply to all, this will apply to all of what, all the land parcels, जितने भी लैंड पार्सल्स हैं, this will apply to all land parcels that are either recorded as forest or deemed forest or they resemble as forest. ठीक है। all land parcels either forest or deemed forest, it will be applied to all. और इन दोनों जगहों पे अब क्या होगा? there will be suspension of deforestation. अब यहाँ पे जो है पेड़ नहीं काटे जाएंगे इसके बाद। ठीक है। no felling down of trees. तो यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक चीजें क्लियर है तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये दैट इन द गोदा वर्मन केस के बाद इन जून 2022 द गवर्नमेंट amended the forest conservation rules to propose a mechanism to allow the developers to raise plantations over the land on which the forest conservation act is not available applicable. ठीक है। तो कुछ कुछ like government said that any person can develop a forest on the land not covered under forest conservation act, है ना, then this forest which is developed by a person can be swapped with what, with the plot, or this can be swapped with such plot जहां पे फॉरेस्ट लैंड होगा। ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहीं पे फॉरेस्ट लैंड में माइनिंग करनी है और उस एरिया में फॉरेस्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, अब उस माइनिंग करने के लिए उसको सिमिलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? वो ये वाला फॉरेस्ट खरीद लेगा एंड नाउ दे विल डेवलप अ फॉरेस्ट ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है। और वो जब फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा देन दे विल यूज दैट फॉरेस्ट लैंड ऑल्सो। तो दिस वॉज नोन एज कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। तो अभी का जो बिल आया था, ठीक है, जिसका नाम है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, एक्चुअल नेम है इसका वन संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक है, अधिनियम 1980। तो इसका अमेंडमेंट हो गया। अमेंडमेंट होने के बाद व्हाट आर द पर्टिकुलर फीचर्स या व्हाट इज द स्कोप ऑफ द बिल, और इस बिल में क्या क्या, इस बिल की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं एक्ट में। तो सबसे पहला चेंज है कि एक प्रियम्बल
to the act has been attached. ठीक है. Second, the act which was initially applied to notified forest land was later extended to revenue forest land and land records as the forests as per the government documents. तो amendment क्या बोलती है? That the application of act to recorded forest land only, private forest land and plantations, इन तीन चीजों पे अप्लाई होगा क्या? लॉ. ठीक है. एग्जेम्पशन किस किस को देती है? एग्जेम्पशंस जो ये बिल प्रोवाइड करती है या जो एक्ट प्रोवाइड करता है, फर्स्ट इज एग्जेम्पशन टू एनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन आउटसाइड प्लांटेशन आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया. ठीक है. और क्या करेगी कि कोई भी इंसान अगर फॉरेस्ट बनाना चाहता है तो ही कैन डेवलप दैट फॉरेस्ट. Plus, there is an exemption of 0.10 hectares of land which will be there in the habitation and establishments which are located on the side of roads and railways. ठीक है. तो अगर कहीं पे कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है, कोई ऐसा हैबिटेशन है जहां जो फॉरेस्ट एरिया के बीच में से जा रहा है, तो 0.10 हेक्टेयर्स 0.10 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड कैन बी डाइवर्टेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर रोडवेज, फॉर रेलवेज. प्लस देयर इज एन एग्जेम्पशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. और सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर 10 हेक्टेयर्स तक का लैंड जो है डाइवर्ट किया जा सकता है फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. up to 5 hectares का land or forest area can be diverted when it comes to left wing extremism affected districts for utility projects. ठीक है. These exemptions also include strategic projects like 100 kilometers का exemption है on international borders like LAC and LOC. ठीक है. These are such provisions of this act. हाँ, नई फॉरेस्ट्री के लिए अगर आपको न्यू फॉरेस्ट एक्टिविटीज करनी है, देन सर्वेज, इन्वेस्टिगेशन इन फॉरेस्ट एरियाज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज. ठीक है. तो सर्वे और इन्वेस्टिगेशन या आपको इको टूरिज्म प्रमोट करना है, सफारी प्रमोट करना है, फॉरेस्ट स्टाफ या इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेस्ट स्टाफ के लिए बनाना है, तो दीज आर एग्जम्पशंस. दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज, दे विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट एक्टिविटीज ओनली. और उन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा और उन सब चीज़ों को अलाउ किया जाएगा. ठीक है. तो इस पे जो है अभी एग्जाम जो कंसर्न्स थे इस बिल के, दैट वाज कि इसका नाम जो है वो हिंदी में रखा गया है और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो है इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा बोल रहे थे. Then there is impact on the ecological sensitivity because this will provide clearance of the forests in sensitive areas. चाहे वो हिमालयाज में या ट्रांस हिमालयाज में आपको 100 किलोमीटर्स का इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना है, तो वहाँ पे जो सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरियाज है वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी. दिस विल ऑल्सो इरेज द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज. जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज बॉर्डर एरियाज में रह रही है, ठीक है, सबसे पहला है इकोलॉजी, दूसरा है इंडिजिनियस कम्युनिटीज जो इन बॉर्डर एरियाज में रह रही है उन पे थ्रेट आएगा, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. क्योंकि आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जितना ज़्यादा इंटरवीन करोगे, एंटर करोगे इस फॉरेस्ट एरिया में, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. तो दीज आर द इश्यूज एंड कंसर्न्स एंड प्रोविजंस ऑफ दिस बिल. लेट्स मूव अहेड. और अब हमारे पास लास्ट का एक एडिटोरियल बचा हुआ है बस, एंड दैट इज PM Modi has announced a new housing scheme for urban poor with low interest rate loans on offers. और एक्चुअल में अभी हमारे पास जो स्कीम चल रही है, मोदी जी जो स्कीम लाएंगे वो स्कीम हम देखेंगे. बट अभी जो करंटली हमारे पास स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, विच वाज लॉन्च्ड इन 2015. एंड दिस फ्लैग स्कीम
is a mission of the government which is implemented by Housing and Urban Affairs की ministry. ठीक है. And this promotes housing for economically backward sections, slum dwellers, and it provides loans for पक्का houses in the urban households. ठीक है. इस स्कीम का टारगेट था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, बट इसको अभी एक्सटेंड किया गया है 2024 तक के लिए. 75 लाख हाउसेज आर ऑलरेडी बीइंग कंस्ट्रक्टेड, हो गए हैं. 75 हाउसेज कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी सारे हाउसेज जो है अभी बनने बाकी है, चल रहे हैं. At the last, we had this editorial which talks about the role of state universities in science education. और ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि बीएससी प्रोग्राम का जो करिकुलम है उसको हमें चेंज करना चाहिए, प्लस जो बीएससी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इनसफिशिएंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को, जो बीएससी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस ट्रेनिंग मैकेनिज्म को हमें इम्प्रूव करना चाहिए. क्यों? बिकॉज ही सेज दैट देर आर अराउंड 25 लाख STEM ग्रेजुएट्स, स्टेम ग्रेजुएट. स्टेम ग्रेजुएट में कौन कौन लोग आते हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स एवरी ईयर. तो ही सेज दैट अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट्स को एक साइड में छोड़ दो, तो डॉक्टर्स को अगर आप एक साइड में छोड़ दो, तो जो बाकी सारे बैचलर्स है, तो इंडिया इज एडिंग अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which come out of their bachelor equivalent science degrees. However, we provide the scope for going to other disciplines after bachelor's. ठीक है. तो बैचलर्स खत्म करने के बाद जो स्टूडेंट्स है उनको बीएससी छोड़ के एमसीए, एमबीए वगैरह, सिविल सर्विसेज वगैरह जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, दे कैन एंडेवर, है ना. और इसी वजह से अगर आप देखो तो बीएससी लेवल पे जो लैक ऑफ ट्रेनिंग, lack of educational curriculum, the outdated curriculum has led to this thing that only 6,000 PhDs are being awarded every year. ठीक है. तो जहाँ पे there were around 2.9 lakh students जो मास्टर्स के लिए आते हैं, there are only 6,000 students which go for PhD. ठीक है. तो that is why where we lack on the tertiary level. ठीक है. However, the current condition of science education and training in state affiliated colleges and universities leaves much to be wanted, because curriculum, course content, and uh, the syllabus is totally outdated as we talk about the contemporary technologies. ठीक है. तो इसीलिए ऑथर हियर सजेस्ट्स दैट जो हम अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आ चुके हैं, और जो नया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसपे हमने 3 से 4 न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही डिस्कशन कर रखा है, अगर आप इसी प्लेलिस्ट में वापस जाओगे तो एनआरएफ आपको मिल जाएगा 2 से 3 ये डिस्कशंस में. उसमें से अगर आप एक भी देख लेते हो तो दैट विल सफाइस द नीड. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. तो नाउ द थिंग इज कि हम जो नई चीजें लेके आ रहे हैं, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. दिस शुड फोकस ऑन स्टेट लेवल एजुकेशन एंड दिस शुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू इंडस्ट्रियल फंडिंग. ठीक है. तो एट लास्ट देयर इज दिस वावरानी इंडिजिनियस कम्युनिटी विच इज इन इक्वेडोर, और इक्वेडोर में भी ये यसूनी नेशनल पार्क है, क्यूटो में. आई वॉन्ट यू फर्स्ट, आप एटलस पे इक्वेडोर देखो कहाँ पे है, यसूनी नेशनल पार्क देखो कहाँ पे है, किस स्टेट में है इक्वेडोर. तो दोनों चीजों को मार्क करके रखो. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन चल रहा है बहुत टाइम से, और उस ऑयल एक्सप्लोरेशन को खत्म करने के लिए, उस ऑयल एक्सप्लोरेशन को रोकने के लिए देयर इज अ रेफरेंडम जो अभी होने वाला है टू स्टॉप द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑयल, बिकॉज दिस नेशनल पार्क is part of a biosphere reserve. ठीक है. So I thank you all for joining me here in this discussion. I wish you all the best. You have any doubts, you can ask me on 90310 36712. You want your answers to be evaluated, you want to write answers for means, you want any guidance, any mentorship for UPSC and any other state PCS, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.